वेव वेलोसिटी मीडियम में क्या होगा, ये केवल इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं डिपेंड करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? सो रूट अंडर टी अपॉन म्यू, इसका एक डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। ऑन द सेम लाइन वी टॉक्ड अबाउट दैट द साउंड वेव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट विल बी गिवन बाय रूट अंडर यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है। बाकी साउंड में आएंगे तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट द वेव स्पीड ऑन अ हैंगिंग हेवी वायर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि टेंशन ऊपर जाते समय इंक्रीज करता जा रहा है और इसलिए जो वेव वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो ये रिजल्ट एक तरह से तुम्हें याद ही रखना है कि जो वेलोसिटी होता है वो रूट अंडर जी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। So how much time will it will take to go up? It takes 2 root under L upon G, ठीक है। तो यहां तक डिस्कशन हो रखा था। See some questions from this. What is this question number 24? Heavy bob suspended from the ceiling of a motor car through a light string, transverse pulse which travels at the speed of 60 centimeter per second on the string when the car is at rest. कार जब रेस्ट में रहेगा तो 60 से चल रहा है, and when the car is accelerating the speed of pulse is 62 centimeter per second. What is the acceleration of the car? ठीक है, तो कार में टेंशन कैसे आता है, या पहले टेंशन कितना था और बाद में टेंशन कितना है, उसके ऊपर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो व्हेन इट इज सिंपली हैंगिंग, इन दैट केस जो टी है ना वो सीधा सीधा mg के बराबर है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रूट अंडर टी अपॉन म्यू ऐसा है, मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेंशन होने वाला है। सो सीधा सा पॉइंट है v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू रूट अंडर t1 अपॉन t2, ठीक है। स्क्वायरिंग कर ले इसका, तो v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t1 अपॉन t2। आपको पता है t1 का मतलब mg होता है और t2 का मतलब, ये कार अगर a से एक्सेलरेट हो रहा है, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेंशन हियर? यस, द टेंशन इज रूट अंडर m रूट अंडर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इफ यू कैन रिमेंबर दिस, इस पे mg लग रहा है इधर और इस पे पीछे की ओर एक शूडो फोर्स लग रहा होता है ma, एंड देयरफॉर द टेंशन इज गिवन बाय दिस रिजल्टेंट जिसके एग्जैक्टली अपोजिट में है। सो m इंटू रूट अंडर g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हेयर एवरीथिंग इज नोन, वी कैन सिंप्लीफाई टू गेट द एक्सेलरेशन, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 60 अपॉन 62 होल स्क्वायर इक्वल्स टू g अपॉन रूट अंडर g अपॉन g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से हमें a निकाल करके लाना है, ठीक है। सो आई एम लिविंग दिस कैलकुलेशन, एक्सेलरेशन निकालना था, सॉल्व टू गेट इट। क्वेश्चन नंबर 24, उसके पहले 25 पे अगर मैं बात करूं, 26 पे, ये सब एससी वर्मा से मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूं अभी, ठीक है, जस्ट टू मेक यू फील दैट कि कुछ हम लोगों ने डिस्कशन इसमें किया हुआ है। द क्वेश्चन सेज there is a heavy rope of length L suspended from the ceiling. Write the velocity of transverse wave traveling as a function of distance from the lower point. already कर रखा है,
ठीक है, दिस इज अ हेवी रोप। कह रहा है कि बॉटम से अगर x डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, बोलिए। हाउ मच इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? जी। रूट अंडर g इंटू एक्स। ठीक है, बी पार्ट कह रहा है कि रोप इज गिवन अ सडन साइड वाइज जर्क, जिसे मैंने किंक बोला था, एट द बॉटम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच टू द सेलिंग? कितना टाइम लगेगा नीचे से ऊपर तक जाने में? ये आया है टू रूट अंडर एल अपॉन जी। ठीक है, सी पार्ट कह रहा है द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेलिंग at the instant the bottom it is given the jerk, what where will the particle meet the pulse? तो पॉइंट सीधा है कि नीचे से पल्स ऊपर जा रहा है और ऊपर से एक पार्टिकल नीचे आ रहा है। ठीक है ना, यू से जीरो से छोड़ा था इसे। ठीक है, सो कहाँ पे ये दोनों आकर के मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो कर सकते हैं ये ऊपर से x1 चला t टाइम में और उतने ही टाइम में नीचे से ये x2 चला। x1 x2 लिख करके आप उसे l बराबर x1 प्लस x2 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब रिलेटिव मोशन का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। We'll see this question. Circular loop of a string rotates about its axis on a frictionless horizontal table at uniform rate so that the tangential velocity of any particle is v. If the small transverse distribution is produced at a point in the loop, then what is its speed relative to the string? Will this disturbance travel in the string? स्ट्रिंग के ऊपर एक डिस्टर्बेंस अगर देंगे तो वो किस स्पीड से चलेगा, उस वेलोसिटी को बताना है। यहाँ पे जो स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, स्ट्रिंग के ऊपर, पल्स स्ट्रिंग के ऊपर चलता है, तो स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड है वो बताना है। जबकि स्ट्रिंग खुद भी इसमें चल रहा है। स्ट्रिंग कैसे चल रहा है, तो रोटेट कर रहा है। गिवन इज दिस सिचुएशन, ये स्मूथ टेबल है और इस पे एक रिंग जो है which is made up of lots of particles, this is the ring which is rotating about this axis. ठीक है, अगर ये रबर बैंड से, ये सारा मोती जो है ये अगर रबर बैंड से कनेक्टेड होता तो क्या आप मानते हो कि ओमेगा के बढ़ाने पे ये रेडियस एक्सपैंड करता? ये रबर बैंड से अगर कनेक्टेड होता तो आप स्पीड बढ़ाएंगे तो रबर बैंड एक्सपैंड करेगा, यस और नो? नो। अभी सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तुम लोग, टेस्ट में आने वाला है। तो आपको पता है कि ओमेगा की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर बॉडी पे रहता है और ये बाहर जाने का कोशिश करता है। यस, इस अगर ये रबर बैंड से कनेक्टेड होता तो ये एक्सपैंड होना शुरू होता है। अगर एक्सपैंड होगा तो टेंशन बढ़ेगा स्ट्रिंग में, और टेंशन जो है वो अंदर की ओर रोकना चाहेगा, एक्सपेंशन को रोकना चाहेगा। इसलिए क्या होता है कि हर ओमेगा पे एक पर्टिकुलर टेंशन स्ट्रिंग में रहता है। ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन है, अब इसके ऊपर अगर हम एक पल्स दे दें, किंक दे दें, तो वो पल्स जो है ना वो चलना चालू कर देगा स्ट्रिंग के ऊपर। क्यों चलेगा? क्योंकि टेंशन है। जहां टेंशन होता है वहां पे v इक्वल टू रूट अंडर टी अपॉन म्यू वाले फॉर्मूले से वेलोसिटी आ जाता है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन है
इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी भी पल्स में रहेगा। आप अज्यूम करके सोचो कि अगर ये ओमेगा 0 होता, मतलब ये नहीं रोटेट कर रहा होता, तो क्या इस रिंग में ये जो भी इसका शेप है, क्या उसमें टेंशन होता? सिंपली टेबल पे आप रख दीजिए इस लूप को, तो क्या उसमें टेंशन होता? नो सर। एंड टेंशन होता ही नहीं। अब किसी एक जगह को आप ऐसे फ्लिक करो, डिस्टर्ब करो, तो वो ट्रैवल करेगा क्या? वो कहीं नहीं ट्रैवल करेगा। टेंशन नहीं है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वेव का। ठीक है। सो क्यों वेलोसिटी आ रहा है वो समझ में आ रहा है, टेंशन की वजह से। टेंशन क्यों आ रहा है? रोटेशन की वजह से। ठीक है। तो वेलोसिटी आप निकालेंगे टेंशन की वजह से, टेंशन आप निकालेंगे रोटेशन की वजह से। ठीक है। तो इसमें अभी पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था कि एक रिंग है, अगर इसमें टेंशन टी निकालना है मुझे, तो वो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है, आप लिखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर और उसे 2 पाई से डिवाइड कर दो, शॉर्ट मेथड। ठीक है। सो एम का मतलब हो जाएगा म्यू इंटू 2 पाई आर, वेयर वी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये वी से ऐसे चल रहा है, यही दे रखा सॉरी, यही दे रखा है क्वेश्चन में कि हर एक पार्टिकल जो है वो वी स्पीड से चल रहा है, पल्स वी से नहीं चल रहा है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है। सो म्यू का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर, एम का मतलब हो जाएगा म्यू इंटू 2 पाई आर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो यहां से आ रहा है म्यू इंटू वी स्क्वायर। प्लीज अंडरस्टैंड, वी इज नॉट द पल्स वेलोसिटी। ये वी पल्स वेलोसिटी नहीं है, ये पार्टिकल वेलोसिटी है जिसके साथ ये पूरा का पूरा लूप चल रहा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि पल्स वेलोसिटी क्या होगा, जो इस पे किंक हम जनरेट करेंगे। तो पल्स वेलोसिटी और स्पीड, उसे अगर हम वी डैश से रिप्रेजेंट करें तो उसका फॉर्मूला होता है टी अपॉन म्यू। अब यहाँ पे टी तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट करने के बाद म्यू वी स्क्वायर अपॉन म्यू रूट कवर, और इससे आ जा रहा है वी। मतलब क्या है वो समझो। जब आप इसके ऊपर एक पल्स क्रिएट करेंगे तो वो पल्स दो डायरेक्शन में यहां से जाएगा। पल्स का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। और वो डिस्टर्बेंस दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है या दोनों डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर ये वेलोसिटी है वी डैश, स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है। अब अगर मैं ग्राउंड से देखूं और ये वी निकल कर क्या है, जो पार्टिकल का स्पीड है उतने ही स्पीड से पल्स भी इसके ऊपर चल रहा है। तो एक ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या क्या स्पीड देखेगा पल्स का? तो जो पल्स स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, क्या उसका स्पीड 2v हो जाएगा ग्राउंड से देखने पे? देखो, पल्स स्ट्रिंग के ऊपर v से चल रहा है और स्ट्रिंग खुद v से चल रहा है। सो टोटल वेलोसिटी पल्स का ग्राउंड से देखने पे क्या होगा? 2v हो जाएगा। ठीक है। जो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो पार्टिकल आ रहा है v से इधर और पल्स इसके ऊपर जा रहा है v से ऊपर। व्हाट इज द नेट वेलोसिटी? 0। जीरो। ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या क्या किया मैंने, यही है हमारा फाइनल आंसर। ये जो पल्स वेलोसिटी है ना, इट इज द पल्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर है। ठीक है। और स्ट्रिंग खुद v से चल रहा है। सो अगर मैं अब बोलूं कि पल्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसमें दो केस बन जाएगा। वन, एक जो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग जिधर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जाए, इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल मोशन, स्ट्रिंग के बजाय इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन, तो वो आ जाएगा 2v। दूसरा, इन डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ
पार्टिकल मोशन, ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। सी दिस फिगर, अगर पल्स आप नहीं देते तो पार्टिकल तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर ही रहा है ना, वी स्पीड के साथ, तो पार्टिकल में भी स्पीड है। अब अगर मैंने पल्स जनरेट किया तो स्ट्रिंग के ऊपर पल्स वी से चल रहा है और स्ट्रिंग खुद भी वी से चल रहा है, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो पल्स जाएगा, ठीक है, उसका स्पीड 2v हो जाएगा ग्राउंड से देखने पे, और स्ट्रिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पल्स जा रहा है उसका स्पीड 0 हो जाएगा, v एंड v माइनस होकर के। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट मेथड लगाया है, नहीं तो किसी बुक में अगर इसका आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो ये वाला सॉल्विंग करके रखते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, वापस एक क्विक रिपीटेशन कर रहा हूँ इसका। ये लेंथ होगा dl, ये चल रहा है इधर v से, इसमें मास होगा m, ये है डेल्टा थीटा, तो मास इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डेल्टा एल, म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पे टेंशन है t, यहाँ पे टेंशन है t, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन से सिमेट्रिकली कट करेंगे तो ये एंगल डेल्टा थीटा बाई 2। सो टेंशन विल हैव 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल वाला साइन कंपोनेंट आएगा क्योंकि यहाँ भी डेल्टा थीटा बाई 2 आ जाता है, साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2। उसी तरह से दूसरे एंड से भी निकल करके आएगा, लेकिन हम इसे अप्रॉक्सीमेट करके t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 बोलते हैं। तो टोटल t इंटू डेल्टा थीटा बाई 2, मतलब इफ सेंट्रीपिटल इज t into delta theta, it should be equals to mass of this element into velocity square upon r. So mu into r into delta theta v square upon r. So यहाँ से t equals to mu into v square आता है। ठीक है, so third or fourth time I am discussing this concept. So this was some questions based on the velocity related to the tension. ठीक है, next point of discussion is reflection of wave from fixed and free end। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये जो पल्स जो है वो एक्चुअली वॉल से जाकर के टकरा जाएगा ऐसे, तो इसे आपको वैसे ही लेना है जैसे एक बॉल दीवार से टकराता है। ये एक पल्स है जो यहाँ पे वॉल को हिट करेगा और उल्टा होकर के लौटता है। सो दिस पल्स इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच कैरी मोमेंटम विथ इटसेल्फ। तो इसे आप एक बॉल के जैसा देखेंगे। ठीक है, तो ये बॉल जो है इलास्टिक कोलिजन जब दीवार के साथ करेगा तो जितनी स्पीड से हिट किया उतनी ही स्पीड से ये डायरेक्ट वापस लौट आएगा। सो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन जो पल्स वॉल को हिट करेगा, अज्यूमिंग देयर इज नो एनर्जी लॉस, ये जो पल्स है वो वापस लौटेगा पूरा उसी शेप में। ठीक है, सो जस्ट लाइक अ कोलिजन ऑफ वॉल वी आर टेकिंग द पल्स। पल्स दो तरह का होता है, मतलब वेव दो तरह का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बेस्ड ऑन द वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी डायरेक्शन। दोनों में उल्टा बिहेवियर आता है। तो पहले हम लोग ट्रांसवर्स वेव के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल्स कौन कौन है? तो एक स्ट्रिंग वेव है और साउंड वेव भी होता है, सॉरी साउंड बोल दिया मैंने। लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर का होता है क्या, बताइए मुझे। आपने पक्का ये डायग्राम देखा होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएशन है और इधर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन है, देखा है ये फिगर? यस सर। ठीक है, तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, साउंड इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? वेव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल? साउंड लॉन्गिट्यूडनल। इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो दोनों का बिहेवियर उल्टा होता है। अभी केवल मैं ट्रांसवर्स वेव के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, सो ट्रांसवर्स वेव फिक्स्ड एंड, सो माय फर्स्ट केस इज ए
फ्रॉम फिक्स्ड एंड, उल्टा होकर के लौटता है। ये मैंने जो सिमुलेशन तुम लोग को दिखाया था, एनिमेशन एक वेव का दिखाया था, वहां पे मैंने इस बात पे स्ट्रेस दिया था, राइट गाइस, कि ये वेव है। ऑब्वियसली वेव अगर राइट साइड जा रहा है तो आगे वाला सारा पार्टिकल ऊपर उठ रहा है और पीछे वाला सारा पार्टिकल नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से लौटेगा ना, तो ये नीचे से होकर के लौटता है। ये रहा तुम्हारा इंसिडेंट और ये रहा रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। सो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस कि ये नीचे से लौटेगा? हम कहेंगे reflected wave change phase by pi angle with respect to इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव के रेस्पेक्ट में कितने का फेज चेंज आ रहा है? यहाँ पे पाई का फेज चेंज आ जाता है, ठीक है। ऊपर का नीचे होना पाई का फेज चेंज होता है, कहलाता है ये, ठीक है। साथ के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन इज सिंपल कि जैसे ही पल्स वॉल के पास पहुंचा, जो वॉल पे फिक्स पॉइंट है वो हम ए ले लेते हैं स्ट्रिंग का, उसके पहले वाला फ्रेंड जो है बी, वो ऊपर जा रहा है तो वो ए को ऊपर खींचेगा, क्योंकि उसके पहले वाला सी ऊपर जा रहा है तो वो भी बी को ऊपर खींच रहा है। बी ऊपर जा रहा है तो ए को ऊपर खींचेगा, लेकिन ए जो है वो वॉल पे फिक्स है। तो एक फिक्स पार्टिकल को जब कोई खींचे फोर्स लगा करके, तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ जाएगा, मतलब बी पे ए के वजह से डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा। बी ने ए को अपवर्ड फोर्स दिया तो ए ने बी को डाउनवर्ड फोर्स दिया। अब ये एक जर्क है, ये एक सडन फोर्स है, इंपल्स जिसे आप कहेंगे। तो बी पे अचानक से इंपल्स लगेगा तो क्या बी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा? जो ऊपर जा रहा था वो नीचे नहीं हो जाएगा? बताओ। ये एक वॉल है और ये एक पर्सन जो है वो आंख बंद करके चल रहा था और बहुत तेजी से दौड़ रहा था। बताओ, वॉल पे टकराने के बाद उसका क्या हाल होने वाला है? क्या वो रिटर्न होगा? तो एग्जैक्टली यहाँ कोलिजन हो रहा है, इंपल्स लग रहा है और उल्टे डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर देगा। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग टू बी। यहाँ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसे होने के लिए? तो वो शेयर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रोप आता पण गरम होतं या पंखा विचार कर। ओके, वातावरण किती तो स्ट्रिंग ऐसा होता है और पार्टिकल को मैंने ए बी सी डी अगर डिवाइन कर रखा है, ए बी सी डी, तो बी ऊपर जा रहा है तो वो ए को ऊपर लेकर के जा रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स सरफेस पे लग रहा है। सो दिस इज द शेयर फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो उसके वजह से बी जो है वो नीचे आ जाएगा और बी पे अगर अब बी अगर नीचे आने लगा ए के वजह से, तो बी सी को नीचे खींचेगा, सी बाकियों को अपने पीछे वाले को नीचे खींचेगा, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज लाइक दिस। तो आपसे कहीं पे जस्टिफिकेशन नहीं पूछा जाता है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आपसे बस ये कि रिजल्ट क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। बट इन सिंपल वे इफ आई से इट्स अ एक्शन रिएक्शन केस एट फिक्स पॉइंट, इज इट और नॉट? तो ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू एक्शन रिएक्शन एट ए, ठीक है। नाउ लाइट के केस में भी वही होता है जो स्ट्रिंग के केस में होता है, ठीक है। अभी लाइट में ये पता नहीं लगता है हमें, इसलिए हमेशा हम स्ट्रिंग के हेल्प से बात करेंगे। और ये चीज आपको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। वेव के बाद जो चैप्टर होगा वो वेव ऑप्टिक्स होता है, वहां पढ़ना होता है। तो आप जानते हो कि ये मिरर है, मिरर पे लाइट फॉल करता है और ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाता है,
ठीक है. So this one is the incident ray and this is the reflected ray. What is the phase difference between incident and reflected ray? तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है. मतलब जो पल्स ऊपर से फॉल कर रहा था ऐसे, वो पल्स उल्टा होकर के रिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसे. ठीक है. सीधा होकर के रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता ऊपर से ही रिफ्लेक्ट होता ऐसे. ऊपर था, देखो थंब जैसे ऊपर है, लाइट ऐसे आया और फिर सीधा ऐसे चला गया, तो हम बोलेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, फेज चेंज नहीं हुआ. लेकिन लाइट मिरर पे गिर करके ऐसा टिल्ट हो जा रहा है और फिर ऐसा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये कितने डिग्री से रोटेशन हो रहा है? 180 डिग्री से रोटेशन हो रहा है. ठीक है ना. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. बट क्या होता है कि लाइट में हम इतना वेव पल्स वगैरह बना करके देखते नहीं है, सीधा हम लाइट गिराते हुए दिखाते हैं और रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाते हैं. बट यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि ये फिक्स्ड इंड है जहाँ से ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसलिए इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, दैट इज फेज डिफरेंस इक्वल्स टू पाई. ठीक है. तो जो ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग पे है वही बिहेवियर लाइट का होता है. अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं. बी केस. जो एनिमेशन मैंने दिखाया था उसमें बताओ फ्री इंड पे वेव का डायरेक्शन चेंज हुआ था क्या? मतलब फेज चेंज आया था क्या? नहीं दिखाया था तुम लोगों को एनिमेशन? दिखाया था. उसमें एक रिंग लगा दिया था. ठीक है ना. तो फ्री इंड से जब चेंज होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है, तो नो फेज चेंज. ठीक है. नो फेज चेंज ऑफ रिफ्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव. यहां पे फेज चेंज नहीं होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होता है. ठीक है. तो इसके लिए ना हम हॉरिजॉन्टल रॉड ले रहे हैं और स्ट्रिंग को वर्टिकल लेंगे. ठीक है ना. रोप को वर्टिकल ले रहे हैं. तो ये रहा रिंग जो कि फ्रीली स्लाइड करेगा इस रॉड के ऊपर, और ये रहा हमारा सिचुएशन. ठीक है. ये है वो पल्स जो इंसिडेंट होगा इस रॉड पे, रिंग पे. ठीक है. दिस इज इंसिडेंट. हमें पता है कि जो आगे वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है और जो पीछे वाला पार्ट है वो राइट साइड मूव कर रहा है पल्स के ऊपर. राइट. सो जब ये पल्स रिंग के पास पहुंचेगा तो क्या ये सिचुएशन रहेगा? इज इट द सिचुएशन? फिगर 2, फिगर 1, दिस इज फिगर 2. वी से जा रहा है, ये वी से अभी जा रहा है. और आपको पता है कि रिंग फ्रीली स्लाइडेबल है, तो रिंग को ए बोले, उसके पहले वाले को बी बोले. तो बी किधर जा रहा था? वो लेफ्ट साइड जा रहा था. तो बी ए को किधर खींच के ले जाएगा? वो लेफ्ट ही ले जाएगा पहले, क्योंकि ए जो है वो अपने मीन पोजीशन पे है. इस समय मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ चलना चालू करेगा ए. एंड हाउ मच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर्मूला? इज इट ए ओमेगा? ए ओमेगा. गुड. राइट. इसका एम्पलीट्यूड आप कुछ भी यहां पे ले लो. लेट से ए इज द एम्पलीट्यूड. डोंट कंफ्यूज विद द पॉइंट ए एंड एम्पलीट्यूड. ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पल्स. ठीक है. तो रिंग क्या होगा? वो स्लाइड करके आएगा ऐसे. एक मोमेंट पे ये शेप दिखेगा स्ट्रिंग का. ठीक है. इस समय ना रिंग ए एम्पलीट्यूड तक शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि ए रिंग जो होता है वो ए पे जाके नहीं रुकता है, ए से ज़्यादा पे जाकर के रुकता है. तो हम बोलेंगे कि अभी भी वेव ऊपर जा रहा है. ठीक है. ये बात मैं समझाता हूँ कैसे. लेकिन पहले ये समझ लो कि रिंग जो है वो ए पे नहीं रुकेगा. रिंग जो है वो 2a पे जाकर के रुकता है. यह है फोर्थ फिगर. रिंग जो है वो 2a पे जाकर के कंप्लीटली रुकता है. एंड नाउ आफ्टर दैट इट विल रिटर्न बैक.
तो जब रिटर्न होगा तो पहले ए एम्पलीट्यूड पे आएगा, फिफ्थ फिगर, इस समय ये नीचे आना शुरू कर चुका है और रिंग जो है वो राइट साइड मूव कर रहा है। फाइनली व्हाट वी विल सी कि रिंग जो है वो ऐसे आ चुका है एंड दिस इज हाउ द वेव इज मूविंग नाउ। ठीक है, सो 1 से लेके 6 तक में एक बार में पूरा ये रिंग ऑक्सीलेट कर चुका है। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। तो 1 और 6 को देखो, पल्स लेफ्ट साइड था स्ट्रिंग के, तो 6 में भी पल्स लेफ्ट साइड ही है। शुड आई कॉल फेज चेंज, यस और नो? फेज चेंज तब होता जब वो दूसरे तरफ स्ट्रिंग के आ जाता। तो क्या यहां फेज चेंज हुआ है? नहीं बोलते हो तुम लोग, हाँ? नो फेज चेंज। दोनों वेव आपको 1 और 6 में देखो, 1 रिफ्लेक्शन के पहले का है, 6 रिफ्लेक्शन के बाद का, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। ठीक है, बोथ आर ऑन द सेम साइड, सो देयर इज नो फेज चेंज। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमें लेके चलना है एक तो। दूसरा कि क्यों रिंग 2A तक गया, वो भी A से क्यों नहीं लौटा, राइट? तो जैसा मैंने बोला था कि आप इसे एक तो बॉल के जैसा समझना कि बॉल कोलाइड कर रहा है। तो अगर मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं कि क्यों 2A पे गया, ठीक है, पहले मैं जो वेव का अलग अलग स्टेटस है ना उसको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन है जब बॉल वॉल को हिट करने लगा। ठीक है, ये अभी ऊपर की ओर वेलोसिटी है बॉल के अंदर, रबर बॉल है ये, और ये ऊपर के छत को हिट किया। ठीक है, छत को हिट करने के बाद डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन चालू होगा। ठीक है, और कंप्रेशन चालू होगा तो स्पीड कम होने लगेगा। एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बॉल का, और उस समय वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। इस समय मैक्सिमम इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होता है वॉल और बॉल के बीच में, है ना? उसके बाद बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रिंग में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी इट विल स्टार्ट रीगेनिंग इट्स शेप एंड वेलोसिटी उल्टा होना शुरू हो जाएगा, एंड फाइनली द बॉल विल लीव द सीलिंग और द वॉल। तो क्या ये सिचुएशन क्लियर हो गया? 2, 3, 4, 5 एंड 6 में पूरा पूरा रिटर्न हो चुका है और 2 में सीधा इंसिडेंट हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कि 2A क्यों गया वो। तो देखो, हर पार्टिकल जो है ना, नॉर्मल केस में बात करते हैं ऐसे, तो अगर मैं A पॉइंट का बात करूं, ऐसे P पॉइंट का बात करते हैं, तो P के आजू बाजू में Q और R है, और दोनों का टेंशन डायरेक्शन ऐसे लेते हैं क्या, बताइए मुझे? T टेंशन है तो ऐसे ही लेते हैं ना? Yes. So once particle is at mean position, extreme position, the particle from the both side, मतलब Q and R दोनों ही नीचे की ओर P को पुल बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली P में अपवर्ड वेलोसिटी V मिल चुका था मैक्सिमम, तो इस मोमेंटम के वजह से P ऊपर जा रहा है। लेकिन जब वो O से P के तरफ जा रहा था पार्टिकल, तो क्या लगातार पार्टिकल में रिटार्डेशन होता जा रहा था? प्लीज आंसर मी। आई रिपीट माई क्वेश्चन। डिस्टर्बेंस P को O पे मिला था और पार्टिकल में मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये ऊपर चलना चालू कर दिया। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर उठता जा रहा है, क्या उसमें रिटार्डेशन होना चालू हो चुका है? Yes, sir. तो रिटार्डेशन जो है वो किसके वजह से है? जो अटैचमेंट है दोनों तरफ पार्टिकल, उनके ही वजह से है ना? ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे रिटार्डेशन चालू है और दोनों तरफ के पार्टिकल की वजह से है। अब जरा वो एंड वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ जहां पे रिंग लगा हुआ है, तो रिंग के दूसरे तरफ तो पार्टिकल है ही नहीं, तो रिंग को रोकने वाला केवल एक ही तरफ का पार्टिकल है क्या? ये अगर रिंग है, ए से डिनोट कर देते हैं, तो बी पार्टिकल ही केवल रिंग को रोक रहा है। सो डू यू थिंक दैट इट विल ऑल्सो गो अप टू अ हाइट ए ओनली? जितना पी गया एम्पलीट्यूड उतना ही ए जाएगा? बताइए मुझे।
दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है ए ओमेगा, लेकिन जो फोर्स रोकने वाला है वो ए पे कम है, बी पे ज्यादा है, पी पे ज्यादा है। पी पे दोनों तरफ से है, ए पे एक ही तरफ से रोका जा रहा है। सो डोंट यू थिंक दैट इट विल गो मोर, ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा? यस सर। क्योंकि एक तरफ से ही रोका जा रहा है, दूसरे तरफ से रोका ही नहीं जा रहा है, इसको पार्टिकल ही नहीं है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट गोज टू 2a। ठीक है, P is being retarded by Q and R both. A is being retarded only by one side particles, जिसे आप B बोलेंगे। ठीक है, इट इज बीइंग रिटार्डेड बाय बोथ साइड पार्टिकल्स, जिसमें Q एंड R बोथ है। ठीक है, सो ये आंसर मिल चुका है कि Q 2a तक जाएगा रिंग। सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम पॉइंट नंबर बी? सो फ्री इंड से रिफ्लेक्शन जब भी होगा कोई फेज चेंज नहीं होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन मतलब ऊपर जा रहा है तो नीचे आना, ऐसे। ठीक है, लेकिन जो सीधा था वो उल्टा होकर के लौटेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फ्री इंड का कोई केस तो नहीं होता है लाइट में, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्री इंड मतलब एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल करता चला जा रहा है, तो वहां कोई रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्लेक्शन? सो देयर इज सम डिसकंटिन्यूटी इन द मीडियम, राइट? जैसे देखो, ये वॉल का आना, अगर स्ट्रिंग बिना वॉल के रहता तो ये वेव चलता चला जाता, वापस कभी लौटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना? So there is some discontinuity in the medium coming, because of which there will be some reflection and transmission in the wave. So next we are going to discuss is reflection and transmission both. अभी केवल रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहीं पे मुझे एक और पॉइंट हाईलाइट कर लेना चाहिए। क्या नीचे जगह है? नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहले हाईलाइट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव उल्टा बिहेवियर शो करता है। ठीक है, फॉर अभी क्यों करता है ये मैं आंसर यहां नहीं करूंगा, जब मैं साउंड वेव डिस्कस कर रहा हूं तो वहां पे बात करेंगे। अभी एज एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव A part, no phase change from fixed end। आपने ट्रांसवर्स में देखा है कि फिक्स्ड एंड से फेज चेंज होता है, लेकिन इसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है। और भी फेज चेंज ऑफ पाई फ्रॉम फ्री एंड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में उल्टा बिहेवियर होता है ट्रांसवर्स वेव के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे फिक्स इंड से कोई फेज चेंज नहीं आएगा, लेकिन फ्री इंड से पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है बाद में डिस्कस करेंगे, बट एज ए इंफॉर्मेशन आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, our next point of discussion is
रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, जिसे आप रिफ्रैक्शन भी बोलते हो। एडजंक्शन या इंटरफेस भी बोल सकते हैं। सो सी व्हाट हैपेंस, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे। Reflection and transmission occurs due to discontinuity in density। डिसकंटिन्यूटी का मतलब आप डिफरेंस इन डेंसिटी भी कह सकते हो, एक ही डेंसिटी नहीं रहेगा तो। और डिसकंटिन्यूटी इन प्रेशर, प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब कभी मीडियम में किसी तरह का डिसकंटिन्यूटी आ जाए, डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो जाएगा डेंसिटी चेंज होना, ठीक है, चेंज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, केस नंबर 1, रेयर टू डेंसर, ये सब आप लाइट में पढ़े हैं, ठीक है। यहां पे भी वही चीज हो रहा है, रेयर टू डेंसर जब वेव ट्रैवल कर रहा होगा तो देखो रेयर का मतलब पतला स्ट्रिंग से है और डेंसर का मतलब हेवी स्ट्रिंग से है, ठीक है। ये μ1 है और μ1 छोटा है μ2 से। नाउ सी दिस इज द पल्स कमिंग, तो इसका नाम देंगे इंसिडेंट आई से, विच इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। व्हाट विल हैपन व्हेन इट रीचेज दिस जंक्शन ए, जब ये जंक्शन पे पहुंचेगा तो क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं कि आगे वाला पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले ले तो ए और बी, तो बी जो है वो ए को ऊपर की ओर पुल कर रहा है शुरू में, ठीक है, मतलब एक तरह का मोमेंटम दे दिया। उसी तरह से जब ये पल्स जंक्शन पे पहुंचेगा तो क्या ये सिनेरियो रहेगा। क्या आप मानते हो कि क्यू पॉइंट पी को क्यू पॉइंट ऊपर की ओर पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। जो लाइटर स्ट्रिंग है उसका पार्टिकल आगे वाले पॉइंट को, जो कि हेवी स्ट्रिंग का पॉइंट है पी, उसे ऊपर की ओर पुश करेगा, पुल करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो फाइट हो रहा है ना, वो एक मोटे पहलवान का पतले पहलवान के साथ यहाँ पे फाइट हो रहा है ना, लाइटर मीडियम का डेंसर मीडियम के साथ फाइट हो रहा है। तो देखो जब तक आप इलास्टिक कोलिजन को ले लो, इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स, तो ये मैंने आइडेंटिकल बॉल्स बनाया। आइडेंटिकल बॉल्स का मतलब एक ही मीडियम का होना, और फिर अचानक से एक बड़ा बॉल मिल गया तुम्हें, मतलब डेंसर मीडियम मिल गया, ठीक है। अब बताओ कि जो पार्टिकल पीछे से v स्पीड से आ रहा था, मतलब एनर्जी जो कैरी कर रहा था, वो आगे वाले को टकराया क्या, और आगे वाले को टकराया तो अपना सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, खुद रेस्ट में आ गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इलास्टिक कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल मास, वेलोसिटी एक्सचेंजेस, तो जो पहले रेस्ट में था वो v से चलने लगेगा, और जो पहले चल रहा था वो अब रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।
ना वो बॉल अपने आगे वाले को ट्रांसफर करेगा वेलोसिटी, वो अपने आगे वाले को ट्रांसफर करेगा वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में तो हो चुका है, प्रॉब्लम 4 से 5 में है। क्या आप मानते हो कि 4 जब 5 को हिट करेगा तो 4 रेस्ट में आ जाएगा और 5 भी से चलने लगेगा? यस नो? कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, यस सर। आइडेंटिकल मास नहीं है। 4 and 5 are not of same mass. 5 is more heavier than 4. आपको नहीं लगता है कि 4 पीछे लौट आएगा? एक छोटा सा पार्टिकल एक बड़े पार्टिकल को हिट करेगा तो बड़ा पार्टिकल तो आगे जाएगा लेकिन छोटा वाला पार्टिकल पीछे लौटेगा। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है, राइट लक्ष्मी? ये बात नहीं समझ में आ गया। समझ में आ गया? यस आ रहा है सबको समझ में? पढ़ा है ये सब तुम लोगों ने, ठीक है। सो लाइटर पार्टिकल अगर हिट करेगा हेवियर पार्टिकल को तो हेवियर पार्टिकल तो उसी डायरेक्शन में जाएगा लेकिन लाइटर पार्टिकल उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब बात करो, Q है तुम्हारा ये और P है तुम्हारा हेवी पार्टिकल, तो हेवी पार्टिकल तो ऊपर जाएगा ही जाएगा लेकिन लाइटर पार्टिकल नीचे लौट आएगा क्या? जर्क के वजह से, ठीक है। तो लाइटर पार्टिकल जो है वो ऊपर जाने के बजाय पीछे नीचे आना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पे पल्स रिफ्लेक्ट होगा ना वो नीचे से रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि P पार्टिकल ऊपर जाता इसलिए जो ट्रांसमिटेड पल्स है T से रिप्रेजेंट करेंगे वो ऊपर दिखेगा तुम्हें आगे बढ़ता हुआ। जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो नीचे आ जाएगा और ये है R से दिखाएंगे रिफ्लेक्टेड वेव को, तो ये नीचे आकर के लौट के जा रहा है ऐसा, ठीक है। नाउ क्योंकि ये एक हेवी पार्टिकल के साथ कनेक्टेड है P और Q, तो इसे हम कहेंगे पार्शियली फ्री एंड, सॉरी पार्शियली फिक्स्ड एंड। पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है लेकिन काफी हद तक ये फिक्स्ड एंड है। एम आई राइट गाइस? एक हेवी बॉडी के साथ लाइट बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और लाइटर साइड से पल्स आ रहा है, तो उसके लिए ये जंक्शन कैसे बिहेव करेगा? इट विल एक्ट एज अ पार्शियल फिक्स्ड एंड। और आप जानते हो कि फिक्स्ड एंड में रिफ्लेक्टेड वेव कैसे होता है? उल्टा होकर के लौटता है क्या? तो वही चीज यहां दिख भी रहा है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पॉइंट एज पार्शियली फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग में ये भी कहते हैं पार्शियली फिक्स्ड एंड, ठीक है। एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ओवर हियर? तो आप कंक्लूड करेंगे कि I और T इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर इन सेम फेज। एम आई राइट? इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर इन सेम फेज। देखो दोनों ऊपर हैं तो हम कहेंगे कि एक ही साइड है दोनों, ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड पल्स है, वो I और T के साथ आउट ऑफ फेज है, ठीक है। बट R इज आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब ऑपोजिट फेज होता है, 180 डिग्री का फेज होता है। आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू I एंड T बोथ। एनी क्वेश्चन? कैसे हुआ ये वो समझाया मैंने इधर कोलिजन को लेकर के, एग्जैक्टली वही चीज यहां पे हो रहा है, ठीक है। एक मोटू पहलवान को एक पतलू पहलवान जो है ना वो यहां पे पुल करने का कोशिश कर रहा है, तो ठीक है मोटू पहलवान तो पुल हो जाएगा उसके तरफ, लेकिन जितना मोटू पहलवान चलेगा उससे ज्यादा पतलू पहलवान उसके तरफ पुल हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन, तो दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, जिसका मास कम रहेगा वो ज्यादा मूव करेगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्टेड जो है उल्टा होकर के लौट रहा है कंपेयरिंग टू इंसिडेंट वन।
कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे किसी का? हाँ, ठीक है। सर एम्पलीट्यूड अफेक्ट नहीं होगा? एम्पलीट्यूड अफेक्ट होगा, गुड क्वेश्चन। वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं आगे डिस्कस कर, पूरा वेव का इक्वेशन लिखेंगे। अगर इंसिडेंट वेव का इक्वेशन दे रखा है, देन व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। इनफैक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन है, उसके वजह से मैं रुक रहा हूँ, तो रुक जाते हैं। यस, एम्पलीट्यूड डिवाइड, एक्चुअली एनर्जी था ना, ये इंसिडेंट वेव क्या है? इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग। तो ये टूट गया, तो दो पार्ट में एनर्जी डिवाइड हो रहा है, सो एम्पलीट्यूड विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होगा वो सब पे बात करेंगे हम लोग। फिलहाल केवल इतना समझ रहे हैं कि क्या होगा इस तरह के जंक्शन पे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लाइट, क्योंकि लाइट भी इसके ही जैसा बिहेव करता है, ट्रांसवर्स वेव के ही जैसा बिहेव करता है। सो फॉर लाइट ये सिचुएशन हमें कहाँ मिलता है? जब एयर से वाटर में लाइट जा रहा होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा है ये सब, ठीक है। ये रहा इंसिडेंट वेव आई, ठीक है। दिस इज एयर विच इज रेयरर एंड दिस इज डेंसर विच इज वाटर। सो इस जंक्शन पे दो चीज होने वाला है, एक पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, विल मूव क्लोज टू द नॉर्मल। तो ये रहा तुम्हारा ट्रांसमिटेड और ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 1, 2 और 3 अगर इनका रे नाम नेमिंग कर दें तो बताइए कि 1 और 3 सेम फेज में है या आउट ऑफ फेज में है? तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 एंड 2 सेम फेज में है या आउट ऑफ फेज है? दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो हम क्या करेंगे कि जो ऊपर डिस्कस किए थे, हमेशा आप रे डायग्राम के नीचे में, ठीक है, मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन रे डायग्राम के नीचे में आप स्ट्रिंग बना लेंगे। उसी तरह से ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया तुम्हारा, डेंसर और रेयर मीडियम। एंड पल्स जो है वो एयर से आ रहा था। बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्या ये रिफ्लेक्ट उल्टा होकर के करेगा, ट्रांसमिट सीधा होकर के करेगा क्या? ठीक है, अब आप आंसर कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे 1 एंड 2 आर आउट ऑफ फेज, क्योंकि 2 ये है, 1 ये है और 3 ट्रांसमिटेड है, ये है। देन यू विल से 1 एंड 3 आर इन सेम फेज। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन हियर। तो लाइट के केस में भी ये चीज होगा, और लाइट में आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, तो आप हमेशा स्ट्रिंग का हेल्प लेकर के सॉल्व करेंगे इसे, जो कि अभी आने वाले टाइम में अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो फिर दूसरा केस लेने वाले हैं, डेंसर से रेयर में क्या होगा। तो मुझे बताना अगर कुछ यहां पे समझ में आ रहा है कि क्या होगा। सिचुएशन इज पल्स इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। हेवी स्ट्रिंग से लाइटर स्ट्रिंग पे वेव ट्रैवल कर रहा है। सो जंक्शन पे हिट करने के बाद कुछ पार्ट आगे बढ़ जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यह है तुम्हारा इंसिडेंट आई। दिस विल बी ट्रीटेड एज पार्शियली फ्री एंड। पार्शियली फ्री एंड के जैसा ये ट्रीट होगा। तो फ्री एंड पे क्या होता है रिफ्लेक्टेड वेव के साथ, ये बताओ मुझे। फ्री एंड के साथ, फ्री एंड पे रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है या नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता है, सेम फेज में रहता है। मतलब ऊपर है तो ऊपर ही से रिफ्लेक्टेड वेव भी आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट ले लेते हैं P और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। उस दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे दो बॉल के केस में ले लेते हैं। तो ये रहा Q बॉल और ये रहा P बॉल। तो P जब कुछ स्पीड से आ रहा था, Q को हिट किया, Q चला गया राइट डायरेक्शन में। ठीक है,
मुझे बताओ पी के डायरेक्शन के बारे में आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, राइट होगा, लेफ्ट होगा या जीरो हो जाएगा? पी का डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन, इट्स अ हेवी मास। तुम लोग को कराया है ना, एक ट्रक साइकिल वाले को हिट करेगा तो साइकिल तो उड़ ही जाएगा, ट्रक की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। वैष्णव बताइए क्या होगा? पी और क्यू का कोलिजन हो रहा है, क्यू का तो समझ में आ रहा है कि वो चला जाएगा आगे, राइट साइड ही जाएगा। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर पी टू कम बैक, पीछे लेफ्ट साइड लौट जाए? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर। नेवर, है ना? आपको मैं वो फॉर्मूला याद दिला देता हूँ एक बारी। सर 2 times वेलोसिटी ऑफ हेवियर मास माइनस वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर हाँ, मास। वो तो बहुत ज्यादा मास रहेगा तब के लिए हो गया था, वो तो लाइटर मास का तुमने बोला। और हेवी मास के स्पीड पे ना के बराबर फर्क पड़ता है, मतलब वो इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा ना, चलते हुए जाते रहेगा ना। यस सर। तो अब बात करते हैं, बताओ पी पे जब पल्स आया था, इंसिडेंट पल्स, तो पी किधर जाने को तैयार था, जा रहा था ऊपर, ठीक है? यस। तो ये जो पी है ना, वो क्यू को भी ऊपर उछालेगा। जब पी ऊपर चलेगा तो क्यू को भी पुल करेगा अपने साथ, तो क्यू को भी ऊपर ले जाएगा। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे वो वेव का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा, तो उस समय जो क्यू है वो इधर चलता हुआ दिखेगा आपको, और जो रिफ्लेक्टेड है वो ऊपर से ही लेफ्ट साइड लौटता हुआ दिखेगा। ये रहा रिफ्लेक्टेड, यह रहा ट्रांसमिटेड, ठीक है? क्यों ये ऊपर से ही लौट रहा है, नीचे क्यों नहीं, उल्टा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हेवी मास है, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर, दिस इज द रिजल्ट, कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वेव ट्रैवल करेगा तो सब सेम फेज में हो जाएगा। देखो सब ऊपर ही है ना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड ऑल आर ऑन द अपर साइड ओनली। नीचे से आता तो सब नीचे ही रह जाएगा, सो दे ऑल आर इन द सेम फेज, ठीक है ना? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड आर इन सेम फेज। कब? जब डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रांसफर हो रहा होता है तब। इसे हम पार्शियली फ्री इंड बोलते हैं, इसे हम पार्शियली फ्री इंड बोलते हैं, एंड दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू लाइट, तो डेंसर से रेयरर मीडियम का मतलब वाटर से एयर में जाने से है क्या? Yes, sir. वाटर इज डेंसर, एयर इज रेयरर, और ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है आई, यहां पे ना डिसकंटिन्यूटी आ रहा है मीडियम में, सो अ पार्ट ऑफ दिस इंसिडेंट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड अ पार्ट विल रिफ्रैक्ट इन द अदर मीडियम विच इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टी। क्वेश्चन यही है कि आई, आर एंड टी में से कौन आपस में सेम फेज में है? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कुछ बोल पाएंगे, ठीक है? अगर आप याद कर लेते हो दैट्स ओके, कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते समय कोई फेज चेंज नहीं होता है, बट समहाउ ऊपर वाले फिगर से ही आपको कनेक्ट करना है। तो आप पहले फिगर बनाएंगे स्ट्रिंग का, जो मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा ये एक आप डेवलप कर लेंगे हैबिट, कि जैसे ही लाइट का ट्रैवलिंग का केस होगा उसके नीचे हम एक स्ट्रिंग बना देंगे इन द सेम ऑर्डर। इंसिडेंट पल्स इस पे था, तो मुझे पता है कि डेंसर से रेयरर में जाते समय कहीं फेज चेंज नहीं आता है, तो रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड दोनों ऊपर रहेगा, एंड देयरफॉर आई विल से दैट ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट ऑल आर इन सेम फेज, ठीक है? जो ऊपर लिखा है वही चीज दोबारा, आई, टी एंड आर ऑल आर इन सेम फेज, बस इतना ही सब पॉइंट था इसमें, ठीक है?
सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, जो अभी डिस्कस किया उसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिस है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, एक तो वेव जो जनरेट हो रहा है वो दिखाना है, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सेम फेज में है, कौन कौन आउट ऑफ फेज है। ठीक है, गिवन इज μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज लेस देन μ3। 3 स्ट्रिंग दिया मैंने, स्ट्रिंग 1 μ1, स्ट्रिंग 2 और फिर ये स्ट्रिंग 3 μ1 μ2 एंड μ3। इसमें से सबसे रेयरेस्ट कौन है, सबसे लाइटर डेंसिटी का कौन है? बोलना है μ2 है। सबसे ज्यादा डेंसर कौन है μ1 और μ3 में? μ1 एंड μ3 में तो नहीं पता है। समझ रहे हो बात को? μ1 और μ3 में कौन हेवी है ये बात आपको नहीं पता है, इससे तो नहीं पता लगेगा। ठीक है, और वो चाहिए भी नहीं। आपको ये जरूरत नहीं है बोलने का कि μ1 और μ2 में से कौन ज्यादा डेंसर है। हमेशा जो एडजेसेंट मीडियम होगा केवल उसके बारे में बात करोगे। मतलब μ1 और μ2 को कंपेयर करना और बताना कि कौन ज्यादा डेंसर है इन दोनों में, μ1 μ2 में। उसी तरह से μ2 एंड μ3 में बताइएगा कि कौन ज्यादा डेंसर है। आपको μ1 और μ3 पे कोई कमेंट करने का जरूरत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? रीजन इज कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों जंक्शन पे होगा, इसके वजह से। और यहां पे दिया मैंने एक पल्स, इंसिडेंट पल्स दिया, इसका नाम है 1 विच इज ट्रैवलिंग। ए पे पहुंचेगा तो क्या होगा बताओ मुझे। What will happen to 1 when it reaches at A and reflection and transmission takes place? नहीं बोलोगे, ठीक है। मानव बताइए, 1 A पे आएगा तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड किधर से जाएगा? तो ट्रांसमिटेड ऊपर से जाएगा। ये हमेशा याद रखना है कि हर हाल में ट्रांसमिटेड ऊपर से ही जाता है। रिफ्लेक्टेड जो है वो भी ऊपर से ही लौटेगा। इसे 2 बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड को, एंड ट्रांसमिटेड को 3 बोल देते हैं। कलर से हम समझेंगे कि किससे क्या जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब ऑर्डर से, नॉट कलर से, ऑर्डर से। 1 से 2 एंड 3 जनरेट हुआ है। 3 राइट साइड जा रहा है एंड 2 लेफ्ट साइड जा रहा है। अभी 1 खत्म हो चुका है, एम आई राइट? 1 ही 2 और 3 में कन्वर्ट हो चुका है। आफ्टर दैट 1 पे अब कुछ नहीं करने का जरूरत है, लेकिन 3 जो है, सॉरी 2 को अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन 3 बी पे जा रहा है। तो बी पे जब ये हिट करेगा तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। बी क्या रेयरर से डेंसर मीडियम का केस बन रहा है? यस सर। तो वहां पे रिफ्लेक्टेड कैसे होगा? नीचे से आएगा। नीचे से आएगा। आई एम कॉलिंग इट 4। और ट्रांसमिटेड जो होगा वो अभी भी ऊपर से रहेगा। तो एक बात आप देख लेना, ट्रांसमिटेड हमेशा ऊपर से रहेगा, मतलब जिधर से इंसिडेंट है उधर ही रहेगा, ठीक है। अब 4 जो है वो वापस ए को हिट करेगा। 5 तो आगे निकल चला, लेकिन 4 जो है वो वापस ए को हिट करेगा। व्हाट विल हैपन आफ्टर हिटिंग एट ए? ऊपर से आएगा वापस। तो फिर से रेयरर टू डेंसर का केस बन रहा है क्या? यस सर। रेयरर से डेंसर का ही केस अभी भी बन रहा है। तो जो ट्रांसमिटेड है वो नीचे से ही आगे बढ़ेगा। आई एम कॉलिंग इट 5। और जो रिफ्लेक्टेड है वो ऊपर आ जाएगा। आई एम कॉलिंग इट 6। कोई क्वेश्चन है यहां पे तो बताओ। 4 से 5 एंड 6 जनरेट हुआ है, तो 4 रेयर से डेंसर का केस था, ठीक है। 3 से 4 एंड 5 जनरेट हुआ है, और 3 का भी रेयरर से डेंसर केस है। 1 से 2 एंड 3 जनरेट हुआ है, और 1 के लिए डेंसर से रेयरर का केस है। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द पल्सेस।
what is the conclusion from here in terms of phase? So you will say 1, 2, 3, 6 and 5 all are in same phase. एक तरफ है तो सब आपस में सेम फेज में है. 5 and 4 are in same phase. Am I right? 4 and 5 वो भी आपस में सेम फेज में है. ठीक है. 5 and 4 are in out of phase with respect to 1, 2, 3, 6 and 5. Is it? ऊपर वाला सारा नीचे वाले सारे से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है. Yes, sir. तो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे. ठीक है. और लाइट में आता है. तो जरा लाइट का देखो. तो लाइट के केस में 3 मीडियम का मतलब क्या होगा? तो ये रहा एक मीडियम, ये रहा दूसरा मीडियम, सॉरी ये है μ1, ये है μ2 और ये रहा μ3. ठीक है. लाइट यहां से आया ऐसे और आगे बढ़ेगा तो ये है 1. ऊपर के फिगर के साथ कंपेयर करो तो ये है 1. ठीक है. ऑर्डर वही लेंगे कि μ1 बड़ा है μ2 से और μ2 छोटा है μ3 से. फिर से 1 और 3 के बारे में कोई डिस्कशन करने का जरूरत नहीं कि कौन डेंसर है कौन रेयरर है. सो व्हाट हैपेंड एट फर्स्ट इंसिडेंस? तो अ लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड अ लाइट विल ट्रांसमिट. क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चला जाएगा. ठीक है. ये रहा पल्स 2 या रे 2 और ये रहा 3. 3 नीचे वाले पे हिट करेगा जो कि डेंसर से रेयरर टू डेंसर का केस है. लाइट विल बेंड क्लोज टू द नॉर्मल बट एट द सेम टाइम रिफ्लेक्शन भी होने वाला है. 3 का ऊपर देखें 3 से क्या बना था? 3 से 4 and 5 बना था. 4 रिफ्लेक्टेड है. सो दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ठीक है. यहां पे 4 जो है वो वापस निकल के आ रहा है. सो इट विल गो लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है. तो 4 से जनरेट हुआ है आपका 5 and 6. 6 फर्दर बी को हिट करेगा, फर्दर डिवाइड होगा और इस तरह से धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होता चला जाता है. ठीक है. सो दिस इज 5 एंड दिस इज 6 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सफिशिएंटली इंटेंसिटी खत्म ना हो. ठीक है. अब फिर से अगर आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाता कि दिस इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डायग्राम ऑफ अ रे, देन आउट ऑफ देम विच आर इन सेम फेज, विच आर नॉट इन सेम फेज, विच आर आउट ऑफ फेज, ऐसे पूछा गया है. तो आप इसे देख करके कुछ नहीं आंसर करने वाले. आप पहले इसके नीचे स्ट्रिंग बनाएंगे और इसी ऑर्डर में डेंसिटी को रखेंगे जिस ऑर्डर में दे रखा है. ठीक है. सो ये μ1, μ2, μ3. 1 आ रहा था, वो जनरेट हुआ तो 3 बना और 2 बना. ऐसा 3 जो है वो रेयर से डेंसर का केस है तो रिफ्लेक्टेड नीचे आ जाएगा और ट्रांसमिटेड ऊपर चला जाएगा. 4 जो है वो रेयर से डेंसर का केस है तो रिफ्लेक्टेड 6 ऊपर जाएगा और ट्रांसमिटेड जो है वो नीचे आ जाएगा. ऐसा. And this is how when you draw you can conclude about the phases of these rays. ठीक है. तो फिर से यही स्टेटमेंट आएगा ना. ठीक है. फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको यहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन फेज में है और कौन फेज में नहीं है. सो फॉर दिस यू गो एंड ड्रॉ दिस स्ट्रिंग डायग्राम और उस पर आप जैसे जो मेथड लगाते हो वो करके सिंप्लीफाई कर लो. साफ साफ दिख जाएगा कि कौन किधर है. ठीक है. इसे एक और डायग्राम से, छोटा सा डायग्राम से हम इंडिकेट कर सकते हैं. बस ऑर्डर को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 1 जो था उससे 2 and 3 जनरेट हुआ है ना. तो 2 भी ऊपर की ओर है एंड 3 भी
ऊपर की ओर है, 3 से 4 और 5 जनरेट हो रहा है, तो 5 है यहाँ पे एंड 4 है यहाँ पे, उल्टा बनाया देखो 4 को मैंने, ठीक है। 4 से 5 और 6 जनरेट हो रहा है, तो 5 नीचे की ओर है देखो फिगर में, और 6 ऊपर की ओर है। सो दिस इज हाउ आई ड्रॉ द pulses being generated in a particular order. इस तरह से अगर आप डायग्राम वगैरह बना करके देखते हो तो आप आसानी से पकड़ पाओगे कि कौन किस फेज में है या नहीं है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव सम क्वेश्चंस. Find time period of pulse. पहला, this is a string which is fixed on the two walls. तो दोनों एंड फिक्स हो गया, A और B दोनों फिक्स हो चुका है. इनके बीच में जो लेंथ है वायर का वो L है, और यहां पे मैंने एक पल्स दिया है. जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल बीचों बीच हो. कॉल दिस पोजीशन O. ये जरूरी नहीं कि बीचों बीच हो, तो आप अपने से x मान लीजिएगा. यहां पे पल्स का स्पीड v है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड मीन्स व्हाट, व्हेन द मोशन रिपीट इटसेल्फ देन देयर इज अ टाइम, रेगुलर टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि पल्स अभी O पे राइट साइड जाता हुआ दिख रहा है, तो कितने देर बाद पल्स O पे राइट साइड जाता हुआ दिखेगा, उसी टाइम गैप को हम टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है. तो कैसे सॉल्व करेंगे. आप मानते हो कि ये पल्स 1 है, तो B पे ये हिट करेगा पहले. देखो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, ठीक है, कि वो राइट साइड चल रहा है. तो B पे हिट करने के बाद क्या ये उल्टा हो जाएगा. B से जब ये चलेगा 2 बन के, तो वापस O पे तो आएगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में है. तो हम नहीं कह सकते कि अभी ये अपना साइकिल कंप्लीट किया है. एम आई राइट गाइस. नीचे भी है और साथ के साथ वेलोसिटी भी उल्टा है, तो मोशन को रिपीट अभी नहीं कर रहा है. तो ये 2 आगे बढ़ेगा, A को हिट करेगा और वापस उल्टा हो जाएगा. क्या 3 बनेगा. बताइए मुझे. Yes. 2 will hit the wall and will become 3. अभी ये जो 3 है वो O पे आएगा, तो क्या एग्जैक्टली 1 जहां पे था वहां पे 3 आ चुका है विथ सेम डायरेक्शन. तो अब कि यस मोशन रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो 3 जब वापस आएगा तब हम कहेंगे कि मोशन रिपीट हो रहा है. तो हमें टोटल टाइम में क्या निकालना चाहिए. हमें टोटल टाइम में निकालना चाहिए कि O से B पे जाने का टाइम, फिर B से कहाँ गया पल्स, B से A पे गया पल्स, और फिर A से कहाँ गया पल्स, तो वो O पे चला गया 3 बन के. एंड दिस इज योर टाइम. O से B के बीच में x डिस्टेंस है, v स्पीड है. इज इट x अपॉन v. B से लेके A के बीच में l डिस्टेंस है, स्पीड v है. और O से लेके A के बीच में डिस्टेंस है l माइनस एक्स और स्पीड v है. इसे सॉल्व करोगे तो आपको 12 अपॉन v आएगा. एंड दिस इज आवर आंसर. जस्ट गो थ्रू दिस एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, तो जरा इस पे ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 2, एक इंट फ्री और दूसरा इंट को फिक्स कर दिया मैंने. एंड ट्राई टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ. दिस इज फ्री इंट, दिस इज फिक्स्ड इंट,
और पल्स यहाँ पे है O पे. कॉल दिस पॉइंट B, कॉल दिस पॉइंट A. टोटल लेंथ L और पल्स का स्पीड स्ट्रिंग पे V है. So tell me how much time will it take to repeat itself, to repeat the motion? Yes, everyone will be trying this. Felix, Yes, sir. ट्राई करो इसे, बताओ क्या आएगा. हाँ सर. Nuran, how is your study going on? Nuran, yes Nuran. सर 12/V है क्या आंसर? थोड़ा और सोचो, आंसर नहीं बताऊंगा मैं. अभी जो रिजल्ट लेकर के आए हो ना 12/V, आप उस पर फिर से सोचो कि आर यू श्योर यही होगा या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जो आंसर कर रहे हो उसमें भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए. यस नुरैन, आई एम आस्किंग टू यू. नो आंसर. नुरैन, कैन यू डिस्कस योर स्टडी प्लान फॉर टुडे? आज तुम्हारा क्या क्या प्लान है? अभी 1:30 को लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, या 1 o'clock को खत्म होगा आई थिंक. हाँ 11 11 या 1 o'clock को लेक्चर खत्म हो रहा है आज तुम लोगों का. सर आज 11 पे हो जाए. फिर से कौन बोलेगा? सर आज 11 तक ही है. एक बार आप रुक, ओजस आप रुक जाओ, आपका आवाज बिल्कुल अटक के आ रहा है. यस मानव. मानव का ही आवाज बिल्कुल क्रैक हो रहा है. ओजस आप बताओ. सर आज 11 तक ही है. अच्छा, आज मेरा ही लेक्चर तक है, उसके बाद पूरा दिन कोई प्लान नहीं है लेक्चर सर का. x plus L by नेक्स्ट क्लास 3x plus L by. अच्छा 3x प्लस एल बाई वी, ये आंसर निकाला. x कैंसिल आउट हो जाएगा. x तो हम लोग अज्यूम करते हैं, x विल कैंसिल आउट. ठीक है. सो तुम लोग के पास टाइम तो काफी रहता है. एक तो ऑल्टरनेट नहीं, डेली क्लास चल रहा है तुम लोगों का. क्लास तो खैर डेली चल रहा है, बट फिर भी एक तो ट्रैवलिंग का कोई टाइम नहीं है तुम लोगों का, कि ट्रैवलिंग में सेंटर पे आने जाने में भी टाइम लगता है ना. ड्रेसअप होना और उसके बाद दोस्तों का वेट करना, है ना. सेंटर के बाहर पहुंच जाएंगे तो पहले वेट करेंगे, मेरा फ्रेंड आएगा तभी हम लोग साथ साथ जाएंगे अंदर. होता है ये सब. तो आप देखो कितना टाइम इन सब चीजों का बच रहा है. तो तुम्हारे पास टाइम तो पूरा है. सर 4L by V. 4L by V. So ultimately you did it. How you did it, Tilak? सर मैंने वो स्टेजेस कंसीडर नहीं किया था ठीक सर. नाउ आई कंसीडर और फिक्स द पॉइंट और. या सो ऐसे क्वेश्चन में मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए, ताकि जो छोटा छोटा पॉइंट हम मिस करते हैं वो मिस ना करें, है ना. सो सी, नूरैन ने मुझे नहीं जवाब दिया. ओके.
देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब ए से बी पे जाएगा तो पल्स उल्टा नहीं होगा, पल्स सीधा ही होकर के लौटेगा। मतलब 1 से 2 जब बनेगा तो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि फ्री एंड है, राइट। अभी जब 2 वापस ओ को क्रॉस कर रहा होगा तो डायरेक्शन तो लेफ्ट साइड में रहेगा 2 का, तो हम नहीं कह सकते हैं कि मोशन रिपीट हो रहा है अभी, क्योंकि शेप ऐसे ही एग्जैक्टली होना चाहिए और डायरेक्शन राइट साइड होना चाहिए। तो 2 जो है ना वो ए को आके हिट करेगा और फिर हो जाएगा उल्टा ऐसे, 3 बन के आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। सो 3 वापस फ्री इंड को हिट करेगा बी पे जाके और उल्टा होकर के मतलब नीचे से ही लौटेगा वो, क्योंकि फ्री इंड है तो जिस फेज में आया था उसी फेज में वापस लौटेगा। अब ये 4 वापस ए को हिट करेगा जाके और तब ये उल्टा होकर के 5 बनेगा फिक्स इंड, और 5 जो है जैसे ही ओ पे आएगा हम कहेंगे कि मोशन रिपीट होना चालू हो गया है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. 1 से Yes. 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 से फ्री इंड पे 4 बन जाएगा, 4 से फिक्स इंड पे 5 बन जाएगा और फिर ये ओ पे जाएगा। तब हम कहेंगे कि मोशन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब टाइम जो चाहिए मुझे वो चाहिए ओ से बी का प्लस बी से ए का प्लस ए से वापस बी का, क्योंकि हम लोग 3 से 4 का बात कर रहे हैं, ठीक है, और बी से वापस ए का, अब जाकर के 5 जनरेट होगा बी से ए। बी से वापस ए का और ए से ओ का प्लस ए से ओ का। आई रिपीट व्हाट आई डिड। देखो यहां पे ये 1 से 2 में फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अभी 2 चलेगा बी से ए के लिए, ठीक है। जब ए पे पहुंचा तो 3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब ये 3 के लिए टाइम लिखा मैंने। 3 कहां से कहां आ रहा है? ए से देखो बी पे आ रहा है, ठीक है। बी पे पहुंचते ही 4 बन जाएगा और वो 4 किधर ट्रैवल कर रहा है? तो बी से वापस ए को ट्रैवल कर रहा है, और 4 ए पे क्या बनेगा? 5 बनेगा और वो 5 ओ को चला जाएगा, ठीक है। ना लिखना है यहाँ पे तो x अपॉन v, ये डिस्टेंस x ले लेंगे तो प्लस b से a तो l लेंथ है तो l बाई वी प्लस l बाई वी प्लस l बाई वी, और लास्ट में a से लेके o तक जो है वो l माइनस एक्स है, सो l माइनस एक्स अपॉन वी। देखो x कैंसिल आउट हो जा रहा है एंड यू आर गेटिंग 4l अपॉन v। दिस इज योर आंसर। है ना? तो बिल्कुल आराम से बनाने वाला है, बनेगा पक्का, बिना मिस्टेक किए हुए बनाना है इसको इस तरह के। मानव तुम्हारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपका आवाज जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। सबको ऐसा ही ऑब्जर्व हुआ क्या, या मुझे ही केवल ऑब्जर्व हुआ? मानव वेरी पुअर नेटवर्क। लक्ष्मी तुम्हें भी बिल्कुल रफ आवाज मिल रहा था क्या मानव का? Yes, sir. Yeah. And see how is your sound? It's very clear. Okay. तो समझ में आ गया ये रिफ्लेक्शन वाला केस, ठीक है।
और मैं इसीलिए बोलता हूँ तुम लोगों को लिखने के लिए अपने नोट्स में, या तो क्लासरूम में क्लास टाइम में लिखो, अभी लिखो, या फिर आप इसके बाद लिखो, लेकिन अपने नोट्स में जरूर लिखो। नोट्स लिखना इसीलिए जरूरी है, ठीक है। Okay, so we have done this part. We talked about reflection and transmission. इसमें एनर्जी के ऊपर अभी बात नहीं किया, जो एम्पलीट्यूड वगैरह था उसके ऊपर अभी बात नहीं किया है मैंने। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एनर्जी एसोसिएटेड विद वेव डिस्कस करेंगे ना, तो उसके बाद फिर हम एम्पलीट्यूड कितना होगा रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड का, वो सब पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Yeah.